तो आज की हमारी कहानी है नक्चड़ी नंद। तभी सासू माँ माया जी की तरफ ध्यान गया। उन्होंने इशारे से उसे फटाफट खाना बनाने को कहा। दिव्या ने न कोई नमस्ते किए और ना कुछ, सीधा अपने कमरे में चली गई। ये देख करके तनु माया जी से शिकायत करने लगी, मम्मी आपके घर में क्या मेरी यही इज्जत है जो आपकी बहू मुझे नमस्ते तक नहीं करके गई। आपके घर में मेहमानों का इसी तरह से स्वागत होता है। पर माया जी ने तनु को उसी नजरअंदाज करके कहा, दिव्या जितनी कोशिश कर सकती थी उतना जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाते हुए घर की तरफ जा रही थी। बाजार से जैसे तैसे अपनी खरीदारी करके वो लंगड़ाते पैरों से घर पहुंची। अभी घर में अपने कदम रखे ही थे कि सामने सोफा पर ननद तनु को देखकर उसका मूड ऑफ हो गया। मन नफरत से भर उठा। आज ये क्या लेने आई है यहाँ पर? सीधा यहाँ सवाल दिमाग में था। कमरे में जाकर दिव्या ने अपना बैग रखा, कपड़े चेंज किए और सब्जियां लेकर रसोई में आ गई। पर दिमाग में अभी भी यही चल रहा था कि आखिर तनु लेने क्या आई है। आखिर दिमाग में कुछ भी चल रहा हो पर खाना तो बनाना ही था। आखिर पेट की ही भूख दिमाग से चल रही हलचल से कहीं शांत होती है। फिर ऊपर से नंद आई हुई है तो चाहे मन हो या ना हो उसका तो स्वागत करना ही पड़ेगा। उससे बात करो या ना करो वो खाना तो खा कर ही जाएंगी। इसलिए खाने के लिए फटाफट सब्जियां सुधारने लगी। दिव्या अभी सब्जियां सुधार ही रही थी कि इतने में माया जी रसोई में आई और आते से ही बोली, दिव्या ये क्या तरीका है? तनु पूरे 5 महीने बाद मायके आई है, कम से कम उसे नमस्ते तो कर सकती थी तुम। दिव्या ने इस एक नजर माया जी की तरफ देखा और कहा, आप अब भी मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं उन्हें नमस्ते करूंगी? वो नंद है तुम्हारी और उम्र में भी बड़ी है तुमसे, उसका औधा भी तुमसे बड़ा है, इसी लिहाज से नमस्ते कर लेती। माया जी ने कहा तो दिव्या सब्जी के बर्तन उठाते हुए बोली, था बड़ा होने से क्या होता है? कर्म तो उसके ऐसे नहीं है कि मैं उन्हें सम्मान दे। देखो दिव्या, तनु माँ बनने वाली है, वो अपनी डिलीवरी के लिए यहाँ आई है। एक बेटी अपने मायके नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? उसकी भाभी होने के नाते अब उसकी सेवा तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी ना। माफ कर कीजिएगा मम्मी जी, वो दुनिया की पहली औरत थोड़ू ना है जो माँ बन रही है। मैं इतनी आदर्शवादी औरत नहीं हूँ और ना ही मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं उस औरत की सेवा करूं जिसने मेरी जिंदगी दुश्वार करके रख दी। वो आपकी बेटी है तो आप जानो और उसका भैया जाने, पर मुझसे उम्मीद मत कीजिएगा। कहकर दिव्या ने गैस पर सब्जी छोंकने के लिए कढ़ाई चढ़ा दी, पर एक बार भी पलटकर माया जी की तरफ नहीं देखा। आखिर माया जी भी क्या कहती, उसकी बेटी के कर्म भी ऐसे ही रहे थे। इसलिए पलटकर वापस हॉल में आकर तनु के पास बैठ गए। इधर खाना बनाती हुई दिव्या के हाथ खाना बनते समय तेजी से चल रहे थे, पर दिमाग में पिछली यादें घूम रही थी, जिस याद करके तनु के लिए उसके नफरत बढ़ती जा रही थी। दिव्या और आशीष की नई नई शादी हुई थी। उसका ससुराल छोटा सा परिवार था। घर में सास माया जी और नंद तनु ही थी। आशीष और तनु जुड़वा भाई बहन थे, इसलिए तनु दिव्या से उम्र में बड़ी थी। इसके लिए माया जी लड़का देख ही रही थी, पर पहले आशीष के लिए उन्हें दिव्या पसंद आ गई। इसलिए उन्होंने आशीष की शादी पहले करा दी।
माया जी तनु पर कभी रोक टोक नहीं करती थी। इस कारण से वो थोड़ी जिद्दी स्वभाव की थी। ये बात उसे उसी दिन पता चल गई थी जब वो दुल्हन बनकर उस घर में आई थी। बक्सा खुलवाई की रस्म चल रही थी। आखिर नंद को ही बक्सा खोलना था तो तनु को ही बुलाया गया। बक्सा खुलवाई की रस्म में तनु को उसकी पसंद की एक साड़ी लेने के लिए माया जी ने कहा, पर ये क्या, तनु ने तो एक साथ 3 साड़ियाँ निकाली। दिव्या तो उसकी शक्ल ही देखती रह गई। जब दूसरे रिश्तेदार महिलाओं ने कहा, तनु तुम्हें एक साड़ी ही निकालना चाहिए था बेटा, ये क्या, तो तुम्हारी भाभी की साड़ियाँ हैं, उसकी मम्मी ने उसे कितने प्यार से दी होगी। अरे तो क्या हुआ, भाभी तो मेरी ही है ना, इतना तो हक मेरा भी है। तभी तनु की मम्मी बोली, बेटा हक तो एक ही साड़ी का ही था, तुमने तो 2 और जबरदस्ती उठा ली, तो मुझे पसंद आई तो मैं ले ली, और मुझे अगर ये साड़ियाँ नहीं मिली तो मैं भाभी को भी इन्हें पहनने नहीं दूंगी। आखिर तनु जिद पर आ गई तो माया जी ने कहा, अरे कोई बात नहीं, ये साड़ियाँ तनु पहने दिव्या पहने, बात तो एक ही है, इतना क्यों बवाल मचा रही हो। जा तनु फटाक से साड़ियाँ ले जाकर अपने कमरे में रख दे। माया जी की साया पा करके तनु वो साड़ियाँ लेकर अपने कमरे में चली गई। दिव्या सिर्फ उसे जाते हुए देखते रह गए। एक बार आशीष के स्टाफ में किसी के मैरिज एनिवर्सरी थी। आशीष ने दिव्या को पहले ही कह दिया था कि तुम तैयार रहना, लेकिन जिस दिन जाना था उस दिन तनु ने जानबूझकर पूरी रसोई को फैला दिया। तनु सिर्फ काम फैलाती थी, कभी घर का काम उसने समेटा नहीं था। आखिरकार दिव्या को ही काम पर लगना पड़ा। जब आशीष घर पर आया तो दिव्या को तैयार न देखकर वो बोला, दिव्या तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, तुम्हें मैंने 3 दिन पहले ही कह दिया था कि मेरे स्टाफ में पार्टी है तो कहाँ जाना है यार, तुम में जरा से भी समझ नहीं है। दिव्या ने कहना चाहा कि तनु ने रसोई फैला दी तो आशीष ने उसे चुप रहने के लिए कह दिया, अब बहानेबाजी मत करो, मैं अकेले ही चला जाऊंगा, तुम घर में बैठकर रसोई साफ करो। जब आशीष जाने को हुआ तो तनु तैयार होकर आ गई और उसे बोली, चल भाई मैं चलती हूँ ना तेरे साथ, बहुत दिन हो गए हैं किसी पार्टी में नहीं गए हुए। आखिर आशीष क्या ही कहता। तनु उसके साथ बाइक पर बैठे और दोनों पार्टी में रवाना हो गए, जबकि दिव्या घर में मन मार कर रह गई। पर हैरानी उसे इस बात की थी कि माया जी ने कुछ भी नहीं कहा। कुछ दिन बाद पता चला कि दिव्या माँ बनने वाली है। उसके और आशीष के लिए बड़ी खुशी के पल थे। खुशी की बात तो माया जी और तनु के लिए भी थे, लेकिन घर के कामों में दिव्या को फिर भी कोई मदद नहीं थी। उस दिन दिव्या को चेकअप के लिए अस्पताल जाना था। सुबह से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। आशीष भी तैयार हो चुका था। दिव्या और आशीष निकलने को हुए तो तनु ने कहा, भाभी पहले छत पर से कपड़ा उतार कर नीचे रख कर जाओ, मैं आपकी नौकर नहीं हूँ जो छत पर से कपड़ा उतार कर ले आऊँगी। तनु की बात सुन कर के आशीष ने कहा, तनु ये काम तो तुम भी कर सकती हो, देख नहीं रहे हो उसकी तबीयत खराब है। अरे वाह, आज तो बेबी के लिए मुझसे लड़ने को तैयार हो गया। अरे ये कोई दुनिया की पहली औरत है जो माँ बनने वाली है। तबीयत कोई इतनी भी खराब नहीं है कि छत पर से जाकर कपड़ा नहीं ला सकती, और वैसे भी तुम्हारी पत्नी इस घर की बहू है, ये उसकी जिम्मेदारी है।
बोलना अपना मूड खराब करने के बराबर है। मैं खुद ही जाकर ऊपर से कपड़ा ले आऊंगा। हाँ हाँ, अब बीबी के सामने ही तो भरेगा तू। जोरू का गुलाम जो ठहरा, उसकी बात सुन कर के आशीष तनमनाता हुआ छत पर कपड़े लेने चला गया। ये देखकर माया जी बोली, दिव्या इतनी देर में तो तुम खुद कपड़े उतार कर ले भी आती। क्या दोनों के बहस सुने जा रही थी। अब क्या अच्छा लगेगा आशीष, ऊपर से तुम लोगों के अंडर गारमेंट्स उतार कर लाएगा। अब माया जी ने ही कहा दिया तो दिव्या को छत पर जाना ही पड़ा। वो ऊपर जाने लगी तो तनु बोली, अब थोड़ा जल्दी अपने कदम बढ़ा भी लो। क्या भगवान ने तुम्हारे पैरों में शक्तियाँ नहीं दी है? इतनी देर में तो भैया कपड़ा उतार कर ले भी आएंगे। उनकी बात सुनकर के दिव्या जल्दी जल्दी अपने कदम सीढ़ियों पर बढ़ाने लगी, लेकिन अभी 7 सीढ़ियाँ ही चढ़ी थी कि उसे चक्कर आ गए और वो सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे आकर गिर गई। नीचे गिरते ही वो बेहोश हो गई। अचानक हुए इस हादसे से सब लोग हैरान रह गए। अनान फनान में दिव्या को हॉस्पिटल एडमिट करवाया गया कि मिसकैरेज हो चुकी था। यहाँ तक कि सीढ़ियों से गिरने के कारण उसका एक पैर बहुत ज़्यादा चोटीला भी हो गया था। अब आज तक इस कारण से अपने उस पैर पर वो पूरी तरह से खड़ी भी नहीं हो पाई। उस दिन की टीस आज भी दिव्या के मन में थी। इस कारण वो तनु को माफ भी नहीं कर पाई। हालांकि तनु की शादी हो गई, वो अपने ससुराल चली गई, लेकिन दिव्या ने अपने आप को तनु से दूर ही रखा। वो तनु की बात भी नहीं करती। शादी के समय भी उसका सारा काम आशीष और माया जी ने ही किया था। दिव्या ने तो तनु के किसी भी काम को हाथ तक नहीं लगाया। खैर, दिव्या ने खाना तो बना दिया और अपने कमरे में आ गई। माया जी जानती थी कि दिव्या खाना नहीं परोसेगी, इसलिए वो खुद उठी, अपना और तनु का खाना लेकर बाहर आ गए। माया जी को खाना लाते देख करके तनु गुस्सा हो गई और चिल्लाते हुए बोली, ऐसा क्या ईगो लेकर बैठी हुई है कि खाना भी नहीं परोस सकती है? बेटा, मैं खाना परोस तो ला रही हूँ, फिर क्यों बातें बना रही हो? मुझे तो खाने से मतलब होना चाहिए। माया जी तनु को समझाते हुए बोली, अरे ऐसे कैसे? मैं अपने मायके आई हूँ। इस घर पर मेरा भी उतना हक है जितना उसके पति का है। फिर इतना तमाशा क्यों करना? माता पिता ने इतने भी संस्कार नहीं दिए कि नंद प्रेगनेंसी में यहाँ आई है तो थोड़ा उसकी सेवा भी कर दे। तनु ने ये बात इतनी जोर से कही थी कि अंदर दिव्या को सुनाई दे गई। ये सुन करके वो बाहर निकल कर आ गई। नंद रानी, कभी तुमने मुझे चैन से रहने दिया था जो मुझसे सेवा की उम्मीद कर रही हो। इतना ही सेवा कराने का शौक है तो अपनी माँ और भैया से करा लो, मुझसे कोई उम्मीद मत करना। शुक्र करो कि रोक नहीं रही हूँ किसी को, वरना जिस तरह की तुम्हारी हरकत रही है ना, माँ के बाद मायका भी नहीं रहेगा। दिव्या के मुंह से ये बात सुन करके तनु ने अपने मम्मी की तरफ देखा। माया जी ने हाथ जोड़कर उसे चुप रहने का इशारा किया, पर इतना तो तनु को समझ में आ गया कि दिव्या उसकी कोई सेवा नहीं करने वाली। और आखिर ऐसा ही हुआ। तनु की डिलीवरी मायके में ही हुई, जिसके लिए माया जी ने एक काम वाली रख ली। दिव्या ने तो उसकी किसी भी काम को हाथ तक नहीं लगाया।